अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्ट्स की तैयारी। बच्चों, हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और हमने ये भी देखा कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें लेबॉर्ट्री में कभी सॉल्ट्स बनाने पड़ जाएं तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम सॉल्ट्स को बना सकते हैं। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते और फ़ौरन से आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स की तैयारी। इससे कबल हम टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं, सॉल्ट को बनाने का एक आम तरीका है कि हम एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट बन जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंदर बाकायदा हम उस टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे, उस रिएक्शन को, और उस रिएक्शन के अलावा हम दीगर और रिएक्शंस भी देखेंगे कि ऐसे कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं कि जिनके ज़रिए हम सॉल्ट्स की तैयारी को मुमकिन बना सकते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जितने भी तरीके आज हम पढ़ेंगे ये सब लेबॉर्ट्री तरीके हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार हैं। चूँकि हम सॉल्ट्स को बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज़ के और सनतों के अंदर भी बनाते हैं, वो तरीके आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं हैं। अलबत्ता लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो तरीक़ाकार हैं हम उनको पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे कबल लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट्स दो तरह के होते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर इन्हसार करता है कि क्या वो पानी के अंदर हल होते हैं या नहीं होते। वो तमाम सॉल्ट्स जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं उनका नाम है सॉल्यूबल सॉल्ट्स, और जो पानी के अंदर हल नहीं होते हैं उनका नाम है इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स। इसकी डिटेल हम इससे कबल लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के तरीके अलग होंगे, सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के तरीके अलग होंगे और इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के तरीके अलग होंगे। आपके कोर्स में 5 रिएक्शंस ऐसे दिए गए हैं जिनके ज़रिए हम सॉल्ट्स को बना सकते हैं। उनमें से 4 रिएक्शंस सॉल्यूबल सॉल्ट्स के, जबकि एक रिएक्शन इनसॉल्यूबल सॉल्ट को बनाने का इस्तेमाल हो रहा है। अजीज़ तलबा, याद रखिएगा, इन तरीकों को तजर्बाती तरीके भी कहा जाता है, लेबॉर्ट्री तरीके भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर हम तजर्बा करके लेबॉर्ट्री के अंदर सॉल्ट्स बनाते हैं। सॉल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूबल सॉल्ट्स क्या हैं। ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में हल हो जाएं। ऐसे तमाम सॉल्ट्स जो पानी में बाआसानी हल हो जाएं, उन सॉल्ट्स को कहा जाता है सॉल्यूबल सॉल्ट्स। पिछले टॉपिक में इसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम के सारे सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्यूबल हैं। चूंकि ये पानी में हल हो जाते हैं बच्चों, इसलिए हम 2 तरीकाकार ऐसे कर सकते हैं कि उन 2 तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए हम इनको बना सकते हैं। पहली चीज़, हम इनकी एवेपोरेशन कर सकते हैं। हम इनकी एवेपोरेशन कर सकते हैं। जाहिर है वो पानी के अंदर हल हुए होंगे, और जब हम उन्हें पानी के अंदर हल कर चुके होंगे तो बस हमने पानी की एवेपोरेशन करनी है, पानी को बुखारात के अंदर तब्दील करना है। जैसे ही हम पानी को बुखारात में तब्दील करेंगे, पानी सारा का सारा वेपर्स बन के निकल जाएगा और पीछे सॉल्ट जो है वो सॉलिड की फॉर्म में पीछे पड़ा रह जाएगा। इस तरीकाकार को दुनिया के कई एक ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है। सऊदी अरब के अंदर इस तरीके के ज़रिए समंदर के पानी में से नमकियात वगैरह को अलहदा किया जा रहा है। जबकि दूसरा तरीका है क्रिस्टलाइजेशन का। तो ये दूसरा तरीका क्रिस्टलाइजेशन का है, और क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए भी हम उसको सॉल्ट को अलहदा कर सकते हैं। और उसका तरीकाकार हम इससे पहले सॉल्ट्स की खसूसियात वाले टॉपिक में भरपूर तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। तो जब ये सॉल्यूबल सॉल्ट्स पानी में हल हो जाते हैं तो पानी में हल होने के बाद हम इनकी एवेपोरेशन भी कर सकते हैं, हम इनकी क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं।
बहरहाल चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्यूबल सॉल्ट्स को लेबॉर्ट्री के अंदर बना सकते हैं। पहला तरीका सॉल्ट्स को बनाने का एसिड और बेस का रिएक्शन, वही कॉमन तरीका जिससे हमने सॉल्ट की तारीफ भी निकाली थी कि जब कभी भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट और पानी आमतौर पर बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसको हम कई दफ़ा टॉपिक को डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इस्तेमाल करेंगे एसिड के तौर पे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम इस्तेमाल करेंगे बेस के तौर पे, और जो ही सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाएगा, जिसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और पानी बन जाएंगे। तो अजीज तलबा, सॉल्ट्स को लेबॉर्ट्री में बनाने का सबसे आसान और पहला तरीका यह है कि आप किसी एक एसिड का सलूशन लें, किसी एक बेस का सलूशन लें, दोनों सलूशंस को आपस में मिला दें, उसके नतीजे में सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। और अजीज तलबा, किसी भी सॉल्ट के सोल्यूबल होने की निशानी क्या होती है कि उसके फॉर्मूले के साथ AQ का लफ्ज लिखा गया होता है। अजीज तलबा, ये बड़ी अहम चीज है जिसको आपने समझना है। AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जो पानी के अंदर हल हो जाता है। ऊपर हम बता चुके हैं, चूंकि हम सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने जा रहे हैं, लिहाजा जो भी सॉल्ट सॉल्यूबल सॉल्ट्स वाले तरीके से बनेगा उसके साथ AQ लिखा होगा। आप जब भी किसी किताब के अंदर या किसी भी जगह पर आप कोई कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़ें और उसके साथ नीचे ब्रैकेट में AQ लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये पानी के अंदर हल हो चुका हुआ है। इसके अलावा अजीज तलबा, हम यहाँ पे रिएक्शन को तब्दील भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन करवा देते हैं जिंक हाइड्रो ऑक्साइड नाम की एक बेस के साथ। तो जो ही हम जिंक हाइड्रो ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से पहला पार्ट आता है जिसका नाम है बेसिक रेडिकल, यहाँ से दूसरा पार्ट आता है जिसका नाम है एसिडिक रेडिकल, और इन दोनों के नतीजे में जिंक सल्फेट नाम का सॉल्ट बन जाता है, और 2H और 2OH मिलके 2 मॉलिक्यूल पानी के बना देते हैं। तो अजीज तलबा, ये है वो रिएक्शन जो सबसे आसान तरीका समझा जाता है। तो ये पहले नंबर के ऊपर वो रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। चलते हैं दूसरे रिएक्शन के ऊपर। तो दूसरा रिएक्शन है एसिड और मेटल का रिएक्शन। एसिड और मेटल का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन के नतीजे में भी हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। अजीज तलबा, ये स्कीम क्या है? ये स्कीम मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ कि जब कभी भी हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाते हैं, तो एसिड और मेटल मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और एक गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। और चूंकि ये गैस बन के यहाँ से खारिज हो रही है, इसलिए हमने ऊपर की तरफ एक एरो हेड लगा दिया। ये भी बहुत आसान रिएक्शन है अजीज तलबा, इसके जरिए भी सॉल्ट बन सकता है। इसका रिएक्शन देखें, सबसे अहम इसके अंदर जो रिएक्शन है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। हम मेटल इस्तेमाल करेंगे जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे एसिड के तौर पे। जिन बच्चों को अभी मेरे जिंक लिखने के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान उनके दिमाग में आया है, वो इससे गुज़िश्ता एक लेक्चर ज़रूर अटेंड करें जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जिंक को इस रिएक्शन के अंदर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इससे कबल एक लेक्चर आपको एसिड्स की खसूसियात के तौर पे मिलेगा, उसके अंदर इसकी तफसील मौजूद है। बहरहाल ये रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में जिंक और सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से खारिज होगी।
अजीज तलबा, इस रिएक्शन के लिए सोडियम और पोटेशियम का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि वो इंतहाई ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके नतीजे में सॉल्ट तो बन जाएगा, अलबत्ता हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं बनेगी। इसी तरह जिंक के अलावा इस रिएक्शन में हम मैग्नीशियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम जब हम इस्तेमाल करेंगे, हम एसिड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो आकर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। दर हकीकत क्लोरीन मैग्नीशियम पे अटैक करता है, इसके नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बन के खारिज होती है। अजीज तलबा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अजीज तलबा, 2 बातें इंतहाई अहम हैं जिनको आपने जहन में रखना है। पहली चीज, गौर से देखें कि यहां पर SO4 के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि इस तरफ SO4 के साथ जिंक मौजूद है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आप सबकी आसानी के लिए। मतलब यहां से जिंक आता है और हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, और यही काम कुछ यहां पर भी हो रहा है। गौर से देखें, यहां Cl के साथ H है, जबकि यहां पे Cl के साथ Na है। मतलब Na आता है और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देता है। साबित हो रहा है कि सॉल्ट बनाने के लिए असल में एसिड के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो जाहिर है वही कोई आना चाहिए डिस्प्लेस करने के लिए जो हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे यहां आप देखें, मैग्नीशियम अकेला पड़ा हुआ है, जबकि यहां मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ है। उसने हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो पहली बात अजीज तलबा जो आपने जहन में रखनी है कि सॉल्ट बनाने के लिए एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ता है, और उसको डिस्प्लेस करने वाला होगा कौन, मेटल होगा। वो मेटल या तो बेस में से आ रहा है या वो मेटल अकेला जिंक और मैग्नीशियम की तरह अटैक कर रहा है। तो ये पहली और इंतहाई अहम बात आप जहन में रखें कि एसिड का हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया जाएगा जब कभी भी हम सॉल्ट बनाएंगे। इसी वजह से इस रिएक्शन में, चूंकि इसमें हमें नजर आ रहा है कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, अजीज तलबा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नतीजा क्या होगा या उसकी बुनियाद क्या होगी, मेरे तमाम स्टूडेंट्स ये अपने दिमाग में बिठा लें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बुनियाद क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ होती है वो कम रिएक्टिव चीज़ को उसकी जगह से बाहर निकाल देती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक आ रहा है और वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। मैग्नीशियम आ रहा है और वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सॉल्ट को बनाने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं, और वो रिएक्शन की मिसाल क्या है कि जब भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाया जाए। अजीज तलबा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये भी डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसमें सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और देखें क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया। गौर कीजिए, यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ OH के साथ है सोडियम, जबकि यहाँ OH के साथ चला गया हाइड्रोजन। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि OH के साथ हाइड्रोजन चला गया और Na के साथ Cl चला गया। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, एसिड के हाइड्रोजन को Na ने रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, और हाइड्रोजन ने इधर आके सोडियम की जगह ले ली। तो एट अ टाइम, एक वक्त में 2 डिस्प्लेसमेंट्स का होना, इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अजीज तलबा, इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्ट्स बनाने के लिए लेबोरेटरी के अंदर हम इन दोनों रिएक्शंस का
अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया जा सकता है एसिड और मेटल की सूरत में, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया जा सकता है एसिड और बेस की सूरत में। तो ये दो तरीके जिनको आप पहले भी खसूसियात, एसिड्स की खसूसियात में डिस्कस कर चुके हैं। अजीज तलबा, चलते हैं तीसरे तरीकाकार पे। तो तीसरा तरीकाकार एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन है। एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन। अजीज तलबा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्साइड क्या होता है, और फिर यह समझना बहुत जरूरी है कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है। बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि ऑक्साइड को सिंपल अल्फाज में डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी तारीफ क्या है। ऑक्सीजन का कंपाउंड, ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है। और कौन सा कंपाउंड? जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट ऑक्सीजन और दूसरा कोई और एलिमेंट होगा। मिसाल के तौर पे मेरे तमाम स्टूडेंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो पता होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है? कार्बन और ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड इसलिए क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन के एटम है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो पता होगा, Na2O, जो कि उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, एक ऑक्सीजन और एक सोडियम। तो जब कभी भी कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उनके दोनों के मिलने से ऑक्साइड बन जाता है। तो मेटल ऑक्साइड का मतलब है मेटल प्लस ऑक्सीजन, कोई एक मेटल और साथ में ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का मतलब क्या है? कॉपर और ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या मतलब है? मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है और साथ में ऑक्सीजन। तो अजीज तलबा, जरा इसकी बुनियाद को समझिए, एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन। तो जिस तरह हमने पहले दोनों रिएक्शंस के अंदर भी एसिड को इस्तेमाल किया, उसी तरह तीसरे रिएक्शन के अंदर भी हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका रिएक्शन हम करेंगे एक मेटल ऑक्साइड के साथ। अजीज तलबा, यहां मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूं, यह बताकर कि ऑक्साइड, मेटल का जो ऑक्साइड होता है, ये बेसिक होते हैं। इनकी खसूसियात बेस वाली होती हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल और थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। अजीज तलबा, इसके लिए मैं यहां पर आपके सामने एक रिएक्शन करता हूं, सोडियम और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। इससे बनता है सोडियम ऑक्साइड। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे और सोडियम 4 हो जाएंगे। अजीज तलबा, जरा गौर कीजिए कि सोडियम मेटल है, उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन नाम की गैस के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमने पढ़ा कि कोई भी चीज ऑक्साइड बनाती है। चूंकि ये मेटल है, इसलिए इस ऑक्साइड का नाम होगा मेटल ऑक्साइड। अजीज तलबा, जब हम इस मेटल ऑक्साइड, जिसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, जैसे ही हम इसको पानी के अंदर हल करते हैं, ये फौरन से हल होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और अजीज तलबा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस चैप्टर के आगाज से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक बेस है। चूंकि ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके या पानी में हल होकर बेस बना रहा है, इसलिए इसकी नेचर क्या हुई? बेसिक। और सिर्फ ये सोडियम ऑक्साइड नहीं, तमाम के तमाम मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं अपनी नेचर में, यानी ये बेस के तौर पे काम करेंगे। तो अजीज तलबा, आप इसे एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन तो कह सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको एसिड और बेस का रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड ने बेस के तौर पे काम करना। इसका मतलब है कि ये स्कीम यही वाली निकल आएगी, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली स्कीम ही निकल आएगी, और इसका नतीजा भी वैसा ही निकलेगा। यानी जब कभी भी आप किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो इसका नतीजा भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला ही निकलता है, मतलब सॉल्ट और पानी।
तो अजीज तलबा इसको भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पर ही लें, क्योंकि मेटल ऑक्साइड ने बेस के तौर पर ही काम करना है। इसकी एक शानदार मिसाल देखी जा सकती है जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड नाम के मेटल ऑक्साइड के साथ। और जैसे ही ये रिएक्शन होता है, वही काम बेटा जो वहां हम पढ़कर आए हैं कि यहां से आने वाला मेटल हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसके नतीजे में बनेगा कॉपर सल्फेट। कॉपर ने हाइड्रोजन को निकाल दिया, कॉपर हाइड्रोजन की जगह पर आ गया, कॉपर सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना दिया। तो गोया साबित हुआ कि ये रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, कि जिसके अंदर इस चीज के, इस कंपाउंड के एक हिस्से ने इस कंपाउंड के एक हिस्से को डिस्प्लेस कर दिया और इस कंपाउंड के इस हिस्से ने बदले में इस कंपाउंड के एक हिस्से को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अजीज तलबा, ये जो रिएक्शन नंबर 3 है इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहा जाएगा। इसमें और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एसिड ने एसिड के तौर पे काम करना है और मेटल ऑक्साइड ने बेस के तौर पे काम करना है। अजीज तलबा, इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका रिएक्शन करवा देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम के मेटल ऑक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में भी यही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। इसके नतीजे में बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ बनता है पानी। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, चूंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके साथ हम 2 लगाएंगे। इक्वेशन मतवाजन मसावात की सूरत में आपके सामने आ जाएगी। तो ये है तीसरा तरीका सॉल्ट्स को बनाने का। लेकिन कौन से सॉल्ट्स हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, यानी कि इसके साथ भी हमें AQ लिखा नजर आएगा, इसके साथ भी हमें AQ लिखा नजर आएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड भी चूंकि सॉल्युबल है उसके साथ भी। कॉपर सल्फेट तो बहुत ही अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी पानी के अंदर हल हो जाता है। तो ये सारे के सारे तरीके जो हम पढ़ रहे हैं अजीज तलबा, वो सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के ही सारे तरीके हम पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं चौथे तरीके पे, जो कि मैंने लेक्चर के आगाज में बता दिया था कि सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने के हम 4 तरीके इस्तेमाल करेंगे। उसमें से अब हम चौथे तरीके पे आते हैं जिसका नाम है, ये रिएक्शन है, इसमें भी हम एसिड इस्तेमाल करेंगे। एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन होगा, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा। कार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है अजीज तलबा, और बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन तमाम स्टूडेंट्स को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को समझने में मसला हो रहा है वो एसिड्स की खसूसियात वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ें, वो लेक्चर ज़रूर सुने, वहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर सी बात बताता हूँ, कार्बोनेट वो है जिसके अंदर CO3 ग्रुप पाया जाता है और बाइकार्बोनेट वो है जिसके अंदर HCO3 वाला ग्रुप पाया जाता है। तो अजीज तलबा, अब हम रिएक्शन करेंगे एसिड का और कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का, और इसके नतीजे में भी हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। इसकी पहले मैं स्कीम आपको बता दूं, एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने के साथ साथ पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस खारिज होगी। गोया साबित हुआ कि जो दूसरा तरीका हम पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ वो सॉल्ट बनाने का एक तरीका है बल्कि हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी के अंदर बनाने का भी तरीका है। और चौथा तरीका जो हम पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ वो सॉल्ट बनाने का तरीका है बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसके जरिए हम बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगर आप HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, अगर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ जिसका फॉर्मूला है Na2CO3, जो कि मैंने ऊपर बता दिया था कि जिसमें CO3 होगा उसका नाम कार्बोनेट होगा। तो यह है सोडियम कार्बोनेट
जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। और जो ही इनका रिएक्शन होता है अजीज तलबा, रिएक्शन बहुत आसान है कि यहाँ से सोडियम और यहाँ से NO3 मिलके सोडियम नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaNO3, और साथ में स्कीम के मुताबिक पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अजीज तुलबा, ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, ये मसावात मतवाजन नहीं है। इसको तवाज़न में लाने के लिए, चूंकि यहाँ सोडियम 2 है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो NO3 भी 2 हो जाते हैं, तो NO3 को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब हमारी मसावात बिल्कुल बैलेंस्ड और मतवाजन मसावात की सूरत आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, और उसका रिएक्शन हमने करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसके नतीजे में सोडियम नाइट्रेट बना, और सोडियम नाइट्रेट चूंकि पानी में हल हो जाता है इसलिए इसके साथ हम एक्वस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से सॉल्ट पानी के अंदर हल हो जाते हैं, मतलब वो सॉल्यूबल हैं, और कौन कौन से नहीं होते, मतलब वो इनसॉल्यूबल हैं, इसके लिए मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर अटेंड करें तमाम स्टूडेंट्स, जिसमें हमने खसूसियात, सॉल्ट्स की खसूसियात में मैंने काफ़ी तफसील में आपको बता दिया कि कौन से सॉल्ट्स पानी में हल होंगे और कौन से नहीं होंगे। उस टॉपिक को पढ़ने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूबल कौन से हैं और इनसॉल्यूबल कौन से हैं। उस हिसाब से आप एग्जाम्पल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं एसिड के तौर पे, और उसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम उसका रिएक्शन करवाते हैं, और बाइकार्बोनेट वो होता है जिसमें HCO3 पाया जाता है। तो जैसे ही इनका रिएक्शन होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलके बनाएंगे NaCl, और तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि NaCl तो बहुत अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल हो जाता है, और स्कीम के मुताबिक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से खारिज होती है। और अजीज तलबा, ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि ये पहले ही एक मतवाजन मसावात है, तो इसके अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, ये हमारे पास 4 तरीके थे सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के। पहला तरीका एसिड और बेस का रिएक्शन है, दूसरा तरीका एसिड और मेटल का रिएक्शन है, तीसरा तरीका एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन है, जबकि चौथा एसिड और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है। इन चारों तरीकों के अंदर आपको 2 चीजें कॉमन नजर आएंगी। 2 चीजें कॉमन है। पहली चीज, सब रिएक्शंस के अंदर एसिड जो है वो लाजमन इस्तेमाल हो रहा है, एसिड लाजमन इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात, गोया साबित हुआ कि सॉल्ट बनाने के लिए एसिड का होना बेहद ज़रूरी है, और मैंने शुरू में ही बता दिया कि एसिड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेटल ने आके एसिड का हाइड्रोजन ही निकालना होता है और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है। दूसरी कॉमन चीज़ क्या है कि हर स्कीम के अंदर सॉल्ट बन रहा है, और सॉल्ट बनाने के लिए हमें एसिड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अजीज़ तलबा, सॉल्ट्स की तैयारी के अंदर सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के ये 4 तरीके आपके कोर्स में, आपकी किताब में शामिल थे। वो तरीके जो हैं वो मैंने आपको तफसील के साथ बता दिए। जी, तो अजीज़ तलबा, हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्ट्स की तैयारी, जिसमें हम 4 तरीके सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के पढ़ चुके। तो चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ, जो एक तरीका इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने का दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वो सॉल्ट्स हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होते। ये पानी के अंदर हल नहीं होते, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इसके अंदर जिन बच्चों ने इससे पिछला टॉपिक अटेंड किया उनको मालूम है कि मैंने चंद एक एग्जांपल्स पहले ही बता दी हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि सिल्वर क्लोराइड पानी के अंदर हल नहीं होता। इसी तरह लेड क्लोराइड पानी के अंदर हल नहीं होता। इसी तरह लेड का सल्फेट पानी के अंदर हल नहीं होता।
ये वो तमाम सॉल्ट्स हैं अजीज तलबा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वो सारे सॉल्ट्स हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होते। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये पानी के अंदर हल नहीं होते, और ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में हल नहीं होते उन्हें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का नाम दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लेबॉर्ट्री में ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना कैसे सकते हैं। अजीज तलबा, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आप सबसे पहले तो इस चीज़ का तयन कीजिए कि आप कौन सा सॉल्ट बनाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सिल्वर क्लोराइड बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले फोकस करें इस चीज़ पे कि आप बनाने क्या जा रहे हैं। फिर जो आप सॉल्ट बनाने जा रहे हैं कोशिश ये करें कि उसके अंदर मौजूद मेटल का ऐसा सॉल्ट पहले ढूंढें जो पानी के अंदर हल होता हो। इसका तरीका सुन लें। पहले मैं आपको तरीका बताता हूं तमाम स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। हम करेंगे क्या, दो सॉल्यूबल सॉल्ट्स का आपस में रिएक्शन करवाएंगे। मतलब दोनों सॉल्यूबल सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक सॉल्ट दूसरा सॉल्ट, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे दोनों का, और एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिला देंगे। जब हम दो सॉल्यूबल सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो अजीज तलबा उसके नतीजे में बनता क्या है? उसके नतीजे में बनता है एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है, प्लस एक सॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है। मतलब इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूबल सॉल्ट चाहिए होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप सिल्वर क्लोराइड बनाने जा रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सिल्वर के दो सॉल्यूबल सॉल्ट उठा लें, या कम से कम एक सॉल्ट सिल्वर का ले लें और उसका रिएक्शन किसी दूसरे सॉल्यूबल सॉल्ट के साथ करवाएं। हम आपकी बुक के मुताबिक चलते हैं और हम सिल्वर क्लोराइड को बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिल्वर क्लोराइड को किस तरीके से बनाया जा सकता है। जिन बच्चों ने इससे गुज़िश्ता लेक्चर अटेंड किया वहां उन्होंने पढ़ा था और मैंने बताया था कि नाइट्रेट्स सारे के सारे पानी के अंदर हल हो जाते हैं। सारे के सारे नाइट्रेट्स पानी के अंदर हल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अजीज तलबा, हम ये करेंगे कि हम सिल्वर का नाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सिल्वर का नाइट्रेट पानी के अंदर हल हो जाता है, सारे नाइट्रेट्स पानी में हल हो जाते हैं, इसलिए इसके नाम के साथ, इसके फॉर्मूले के साथ AQ लगा होगा। और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के एक और सॉल्यूबल सॉल्ट लेंगे। मिसाल के तौर पे अब वो लेंगे जिसमें क्लोराइड वाला पोर्शन हो, तो हम NaCl वाला पोर्शन इस्तेमाल कर लेंगे। और NaCl के बारे में तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये भी पानी के अंदर हल हो जाता है। अजीज तलबा, जब हम ये दोनों को आपस में मिलाते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता क्या है, गौर से देखिएगा। यहां से सिल्वर वाला पार्ट और यहां से क्लोरीन वाला पार्ट आपस में मिलते हैं, इसके नतीजे में बनता है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3। और चूंकि NaNO3 एक नाइट्रेट है, और इससे कबल भी हम बात कर चुके हैं कि नाइट्रेट्स तो सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं, तो अजीज तलबा ये तो हो गया सॉल्यूबल सॉल्ट। लेकिन सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूबल नहीं है, लिहाजा उसके नाम के साथ S लिखा जाएगा। S का मतलब है वो सॉलिड की फॉर्म में होगा, वो ठोस की फॉर्म में होगा। असल में इस पूरे के पूरे तरीके का नाम है रसूब साजी। और अजीज तलबा, ये वही रसूब साजी है कि जिसको हम चंद दिन पहले बेसिस की खसूसियात में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है वो उस लेक्चर को लाजमन अटेंड करें, वहां पे आपको रसूब साजी का पता चल जाएगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है, चूंकि ये पानी के अंदर हल नहीं होता, अजीज तलबा ये रसूब की सूरत में पड़ा होगा और इसको बाआसानी हम अलग कर सकते हैं। चूंकि ये पानी के अंदर हल नहीं होगा, आप सिर्फ फिल्ट्रेशन करें इन दोनों की। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड फिल्टर पेपर पे अलग हो जाएगा, NaNO3 चूंकि पानी में हल हुआ होगा तो ये नीचे गुजर जाएगा। इस तरह हमने सिल्वर क्लोराइड को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर लिया। अजीज तलबा, आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि फर्ज करें कि आपसे कह दिया जाता है कि कॉपर कार्बोनेट बनाएं,
कॉपर कार्बोनेट भी जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होता, ये भी इनसॉल्यूबल है। तरीका मैंने आपको बता दिया, 2 सॉल्यूबल सॉल्ट लीजिए, एक ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें कॉपर वाला पार्ट हो, एक वो होना चाहिए जिसके अंदर कार्बोनेट वाला पार्ट हो। तो हम क्या करेंगे अजीज तलबा, हम ये करेंगे कि हम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। सोडियम कार्बोनेट पानी में हल हो जाता है, इसलिए हम इसके नाम के साथ AQ लिखेंगे फॉर्मूले के साथ। इसी तरह अब सोडियम कार्बोनेट वाला पार्ट आ गया तो हमें एक कॉपर वाला पार्ट लेकर आना है। हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाएंगे। कॉपर सल्फेट भी चूंकि पानी में हल हो जाता है तो कॉपर सल्फेट के साथ भी AQ का साइन आ जाएगा। और जो ही हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे अजीज तलबा, इन दोनों का रिएक्शन होगा, दोनों सॉल्यूशंस मिक्स किए जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, जरा गौर से देखें। सोडियम वाला पार्ट सल्फेट के साथ जाएगा और कॉपर वाला पार्ट कार्बोनेट के साथ आएगा, तो इसके नतीजे में कॉपर कार्बोनेट बनेगा जो कि इनसॉल्यूबल है, और सोडियम सल्फेट बनेगा जो कि सॉल्यूबल है। चूंकि ये इनसॉल्यूबल है तो अजीज तलबा इसके साथ S का लफ्ज आ जाएगा, ये रसूब की सूरत में बनेगा, और ये चूंकि हल हो जाएगा तो इसके साथ AQ का साइन आ जाएगा। ये वाला हिस्सा चूंकि पानी में डिजॉल्व हो चुका है, लिहाजा आप इसको बाआसानी अलग कर सकते हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे अजीज तलबा, हम ये करेंगे कि इस पूरे मिक्सचर को, इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को, जिसके अंदर पानी भी होता है, जाहिर हमने एक्वा सोल्यूशन बना के डाला है, तो हम सिर्फ इसकी क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। जैसे ही आप इसकी फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्ट्रेशन का तरीका हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं गैर हल शुदा चीजों को अलग करने के लिए। जैसे अगर पानी में कभी आपसे रेत गिर जाती है, सैंड गिर जाती है, तो रेत को पानी में से अलग करने के लिए फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, रेत फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, पानी नीचे गुजर जाता है, तो चूंकि रेत गैर हलशुदा थी तो वो ऊपर रह जाती है। इसी तरह रसूब भी चूंकि हल नहीं होता, तो जैसे ही आप इसकी फिल्ट्रेशन करोगे तो रसूब कॉपर कार्बोनेट ऊपर रह जाएगा और सोडियम सल्फेट पानी के साथ डिजॉल्व होके हल होके नीचे पास कर जाएगा। इसी तरह अगर आप सिल्वर क्लोराइड को अलग करना चाहते हैं तो इस पूरे सोल्यूशन की, इस पूरे मिक्सचर की फिल्ट्रेशन करें। ये चूंकि रसूब है, ये गैर हलशुदा है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और सोडियम नाइट्रेट जो है वो नीचे गुजर जाएगा, जिसकी वजह से बासानी आपने रसूब को और इसको अलग कर लिया। तो अजीज तलबा, सॉल्यूबल सॉल्ट्स को अलग करने के लिए हम एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं, और इन सोल्यूबल सॉल्ट्स बनाने के बाद उसको अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के 4 तरीके हैं अजीज तलबा, ये वही 4 तरीके हैं जो इससे कबल भी आपको एसिड्स की खसूसियात के अंदर बताए जा चुके हैं, सिवाय तीसरे स्टेप के। बाकी 3 स्टेप्स पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। जबकि इन सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने का आसान तरीन तरीका क्या है, 2 सॉल्यूबल सॉल्ट्स बनाएं, लेकिन उससे पहले ये गौर कर लें कि आप बनाने क्या जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल आपको और देना चाहूंगा कि अगर आप लेड क्लोराइड बनाना चाह रहे हैं, लेड क्लोराइड पानी में हल नहीं होता, तो आपने कोई ऐसा सॉल्ट लेना है पानी में डिसॉल्व होने वाला जिसके अंदर लेड हो, और फिर कोई ऐसा सॉल्ट लेना है जिसके अंदर क्लोराइड वाला पोर्शन हो और वो भी पानी के अंदर हल हो सकता है। तो हम इस तरह करेंगे कि लेड का नाइट्रेट ले लेंगे, चूंकि लेड का नाइट्रेट पानी के अंदर हल हो जाता है, और सोडियम का क्लोराइड ले लेंगे। तो लेड नाइट्रेट में से लेड वाला पार्ट और सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड वाला पार्ट आके लेड क्लोराइड बना देंगे। ये पानी में हल नहीं होगा, जबकि जो दूसरा बनेगा वो पानी में हल हो जाएगा। ये चूंकि हल नहीं होगा, ये रसूब की सूरत में आ जाएगा। इसको आप फिल्ट्रेशन में लेके जाएं और फिल्टर पेपर में ये अलहदा हो जाएगा। अलहदा होने के बाद इसको थोड़ी देर सुखा लें, ड्राई कर लें। जैसे ही आप ड्राई करेंगे तो आपका इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन के आपके सामने होगा। तो अजीज तलबा, ये है तरीके सॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के और इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स को बनाने के। इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आज से पहले बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आ चुका हुआ है, जिसमें सॉल्यूबल सॉल्ट्स के 4 तरीके आपको मेंशन करने हैं, कम से कम एक मिसाल के साथ। मैंने हर रिएक्शन के अंदर 2 मिसालें दी हैं ताकि आप इसमें से जो आपको आसान लगती है वो आप कर सकें। और इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स बनाने की पूरी तफसील मैंने आपको बता दी है, और इस तफसील का इस्तेमाल करते हुए आप खुद से रिएक्शन करके कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट अपनी कॉपी के ऊपर बना सकते हैं। तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सॉल्ट्स को किस तरीके से बनाया जा सकता है।
और बहुत सारे बच्चों ने इसको नोट भी किया होगा कि सॉल्ट्स को बनाने के तरीके असल में वही हैं जो हम पीछे एसिड्स और बेसिस के कीमियाई ख़वास पढ़ कर आए हैं, क्योंकि सॉल्ट्स को बनाने के लिए ज़्यादातर हमें एसिड्स की ज़रूरत पड़ती ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये टॉपिक अच्छे अंदाज से समझ लग चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।